जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के उनको मिले। और मैं इतना जर्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीओल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी, इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर हम इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएं तो यह बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। लिहाजा ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है जिस पर तमाम पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक शिकस्त हुई है उसको मियां साहब ने भी चैलेंज कर रखा है और उनका ये कहना है मानसेरा की तरफ कि जनाब मुझे हराया गया। तो एक ऐसी पार्टी जो हुकूमत बना रही है उसको भी एतराज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दूसरी बड़ी जमात है उसको भी एतराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी सिलसिला जारी रखा हुआ है, पीर साहब पेगाड़ा ने 2 सीटें वापस कर दी हैं, नईमुर रहमान साहब ने अपनी सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अपनी सीट उन्होंने वक्फ कर दी, उन्होंने कहा जी मैं इसको छोड़ता हूं। और परवेज खटक साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब मुस्ताफ़ी हो गए, सराजुल हक साहब मुस्ताफ़ी हो गए। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की थी वो उसे पूरा नहीं कर सका। लिहाजा पूरे पाकिस्तान के अंदर इससे कन्फ्यूजन भी है, क्यास भी है और कोई एक पार्टी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए? और अगर वो जिम्मेदारी कबूल करता है तो फिर रेमेडी क्या है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? हुकूमत बन रही है या नहीं बन रही, एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो बनेगी तो उसकी हैयत क्या होगी? क्या पावर शेयरिंग कोई फार्मूला बन रहा है कि 3 साल आप प्राइम मिनिस्टर, 2 साल हम प्राइम मिनिस्टर, या आप बड़ी पार्टी हैं आप प्राइम मिनिस्टर हम सदर, या आप सदर या हम प्राइम मिनिस्टर? आखिर वो फार्मूला क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द सदर मुमलिकत से मिला और उसके बाद ये खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सदर फौरी तौर पे असेंबली का इजलास तलब कर लें। क्या सदर साहब इजलास तलब कर सकते हैं? और अगर तलब कर लेंगे तो फिर कोलिशन कैसे फॉर्म होगी? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि सदर साहब अगर एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि परसों कौमी असम्बली का इजलास है तो क्या ये मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच। सदर मुमलकत को आम हालात में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हक हासिल है। ठीक, तब हासिल है जब कौमी असम्बली हो। ठीक, इस वक्त पाकिस्तान में कौमी असम्बली है ही नहीं, ठीक, लिहाजा वो इजलास बुला नहीं सकते। 21 दिन बाद बुला सकते, लेकिन प्रोविजन है वो नहीं, प्रोविजन है लेकिन अब नहीं बुला सकते। उसकी होगा क्या? अभी तो इलेक्शंस को सरकारी तौर पर नोटिफाई नहीं हुआ, कानूनी तौर पर, लिहाजा इलेक्शन कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन गजट नहीं हुआ। 14 दिन चाहिए होते, कम से कम 14 मुख्तलिफ। उसके बाद वो फिर 3 दिन देंगे इंडिपेंडेंट्स को किसी पार्टी में, उसके बाद फिर पार्टी स्ट्रेंथ आ जाएगी। पार्टी स्ट्रेंथ जब आ जाएगी तो फिर जो आपकी नॉमिनेशंस हैं, मतलब विमेन सीट्स हैं, वो अकॉर्डिंगली जब वो हाउस पूरा हो जाएगा उसके फौरन बाद भले चाहे 1 घंटे के बाद में इजलास बुला सकते हैं। वो जब इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? ओथ होगा। ठीक, कोई चीज नहीं हो सकती। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? भले अगले दिन कर लें, नया स्पीकर साहब मुंतखब होंगे। उसके बाद 1 दिन 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा सदर साहब नहीं कर सकते। लेकिन ये खबर क्यों गर्दिश कर रही है? देखो, मैं खबरें तो बनती रहती हैं। सदर साहब के पास इख्तियार तो है, वो किसी वक्त भी बुला सकते हैं। 21 दिन का इंतजार। मेरे भाई जावेद चौधरी को तब नौकरी देंगे एक्सप्रेस में जब जावेद साहब होगा। तो जब चौधरी साहब है ही नहीं, भाई असम्बली है ही नहीं, तो बाकी तो जब चाहे हम कर रहे। सदर साहब बड़े आदमी हैं, वो शरीफ और नफ आदमी है। मैं तो पहले जो काम यहाँ पे वो ठीक हुए। चलो मैं नहीं दे सकता, मेरी राय में वो यही नहीं करेंगे। मेरी राय में ये खबर जो है ये किसी साजिश का, गलत फहमी का नतीजा हो सकती है। ये आईनी दस्तूरी तौर पे कन्वेंशनली मुमकिन ही नहीं है। जब ये प्रोसेस हो, सदर साहब बुलाएंगे इजलास, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो उसके हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। वैसे ये फरमाइएगा सदर साहब से एक्सपेक्ट क्या कर रही है पार्टी वैसे इस वक्त? वो किसी पार्टी के हैं? देखिए, इस तरह है कि सदर साहब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो भी उनके आईनी तकाजे हैं वो पूरे करें, उससे ज्यादा हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो अनड्यू फेवर किसी को भी दे, चाहे वो किसी, वो सदर है, पाकिस्तान के सदर है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनका रोल बाज जगहों पे आता है, जहां पे उनका रोल आता है वो रोल अपना बखूबी अंजाम दे। दैट्स ऑल, सिंपल। देखिए, इस सारे सिनेरियो में सदर साहब से दो वो कर सकते, एक तो दस्तूरी है तरीका, 21 दिन के बाद वो इजलास कॉल कर लें, जो एक है। इसके अलावा दो काम कर सकते हैं। एक काम वो ये कर सकते हैं कि जल्दी इजलास बुला लें, वो कहे जी इमीडिएटली, क्योंकि हालात इस टाइप के हैं तो मैं इजलास बुला रहा हूँ एक, और उसके बाद फिर ज़ाहिर कानूनी और आईनी डिबेट शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो इसको बुलाए ना, वो कहें जी अभी क्योंकि ये जो धांधली के केसेस बने हुए हैं, जब तक उसका फैसला नहीं होता, एक पार्टी इस वक्त एहतजाज कर रही है, जब तक उसको आप सिस्टम में नहीं लेके आते, उससे पहले इजलास को कोई फायदा नहीं है। तो दो काम ये कर सकते हैं। देखिए, इस तरह है कि ये चीजें जब होती है ना, तो मतलब लेट्स से जब आप एक काम शुरू करते तो वो अपने स्टेप्स ऑटोमेटिकली लेता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसका हर एक स्टेप ऑटोमेटिकली होता है। तो जिस दिन जिसको हम ख्याल में फॉर्म 49 कहते हैं कि जिस दिन वो हो जाएगा, जो सारे हल्के जब उसके अनाउंस हो जाएंगे, उसमें चंद हल्कों के शायद रोक दें, क्या है अब मुझे उसके डिटेल नहीं पता, आई एम नॉट द लॉयर, लेकिन जब वो हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हो ना ये इजलास बुलाया जाएगा। उसके लिए मेरे ख्याल में चंद दिन का वो टाइम होता है, उसमें बुलाया जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा, सबसे पहले आपने जो उस ऐवान का जो हेड होता है ना, उसको आपने चुनते हैं। ऐवान का हेड स्पीकर है, आप स्पीकर को चुनेंगे। उसके बाद फिर आगे बात कहानी शुरू होगी और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम इस तरफ चलना शुरू होंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि ऊंट किस तरफ बैठ रहा है। अच्छा, ये फरमाइए सर, अब आप कौमी असेंबली में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? ये भी एक सवाल। मुझे एक बात बताएं, हम जब इलेक्शंस का डिमांड कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कौमी असेंबली में आना चाहते हैं? हम लोग डेफिनेटली आना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि देखिए, मैं आना चाहता हूं। हमारे ये 8, 10, 20, 25 जो हल्के हैं जिनमें हम समझते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 है। अब फॉर्म 45 आपको भी पता है, ये बेसिकली हर पोलिंग स्टेशन का एड अप जो फाइनल होता है, जो आपके मेरे सबके दस्तखत के बाद होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर कोई कहता है कि जी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसके पास कोई और फॉर्म 45 है, मान लिया, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं हम उनके फॉर्म 45 निकाल के देख लेते हैं कि उनका फॉर्म 45 मेरे फॉर्म 45 से मिलता है या उनके फॉर्म 45 से मिलता है। तो और एक और चीज, जहां इलेक्शन कमीशन को मैं एक बात कहूंगा और खासतौर पर मैं अदलिया से एक बात करूंगा कि वो सारे वोट्स जिनको डिस्कार्ड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ के डबल ठप्पे, आप ये देख लीजिए, ये डबल ठप्पे जो हैं कि क्या उसी ठप्पे का ये मिरर इमेज है या किसी ने दो ठप्पे लगाए हैं। ये याद रखें, इस दफा के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट जिसको पता ही नहीं है कि ये बैंगन है, आलू है, प्याज है, उस बैंगन आलू प्याज को वो ढूंढे, फिर उसके ऊपर जाके वो डबल ठप्पा लगा दे। मेरी अकल में नहीं आता, अगर किसी और की अकल में आता है, मेरी अकल में नहीं आता। फिर अगर वो मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब है किसी न किसी जगह पे 16,000 वोट्स रिजेक्ट हुए। इस तरीके से मेरी समझ में नहीं आता। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस दफा बैंगन, ठीक है, आलू, टमाटर, प्याज, प्रेशर कुकर, ये सारी चीजें इन्होंने मिलकर लंदन से आए हुए शेर को हरा दिया। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन अब देखें आप जीते हुए ना, तो जीतने के बाद तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनानी चाहिए बजाय के एहतजाज करते रहे। बनाएंगे। आपको पंजाब के अंदर अपोजिशन में बैठना चाहिए बजाय इसके कि आप एहतजाज करते रहे। आप वफाक में अपनी असेंबली में अपने लोगों को भेजें ताकि सिस्टम चले, लेकिन अगर आप सड़कों पर रहेंगे तो आपको नुकसान है उसका। देखिए, मेरा नहीं, मैं अगर आप मुझसे पूछे, ये जो पार्टी डिसाइड किया मुझसे पूछे, मैं कभी इसके फेवर में नहीं होऊंगा कि आप पार्लियामेंट में ना जाए, लेकिन मैं इसके फेवर में भी नहीं होऊंगा कि पार्लियामेंट में जाके एहतजाज ना करें। देखिए, चीजें जरूरी नहीं है सीरीज में करें, ट्रिब्यूनल में केस करें, उसमें हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, लेकिन सिस्टम के अंदर रह के करें। मेरी बात सुने, आप देखें हो क्या रहा है। हम लोगों ने अभी इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन के बाद हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चले, जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी उसका रास्ता है ना, हम उस रास्ते पे जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपना एहतजाज जरूर करेंगे। देखिए, मेरा हक है, अगर आप मेरा हक मुझसे लेंगे तो मैं अपना हक मांगूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अपना हक आपके हवाले कर दूं और कहूं कि ठीक है जी, तुसी चौधरी साहब तुसी वड्डे हो जी, ऐसे नहीं, हम मांगेंगे। तुसी वड्डे हो, चौधरी साहब को निकालें। अच्छा, ब्रेक लेनी, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सर देखिए, उनके साथ ज्यादती हुई, जब उनके पास उम्मीदवार ज्यादा हैं
और वो धांधली के उनके ऊपर इल्जामात भी वो लगा रहे हैं, उनके पास फॉर्म 45 भी है, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप क्यों आपने उनको डिस्टेंस पर रखा हुआ? छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बैरिस्टर साहब देखें, जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि जिसके पास ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, गवर्नमेंट उसे बनानी चाहिए। आप में और उनमें बड़ा फर्क है, ठीक ठाक किस्म के उनके उम्मीदवार हैं, कुछ अगर उनके हल्के खुल गए तो हो सकता है 10, 15, 20 सीटें उन्हें और मिल जाएं, तो आप उनको ऑफर करने के बजाय खुद आपस में सेटल कर रहे हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने सही कहा, यही रास्ता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और भले जायज पॉलिटिकल एहतजाज भी करें, लेकिन ये वो प्ले ना हो जो 17 में हुआ था। ठीक, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कीमत अदा की और सुप्रीम कोर्ट में जाके कमीशन बना, TOR उनकी मर्जी के थे, फिर मिला कुछ ना मुल्क में खाम खाता रहा। दूसरा डबल टप्पे 100 से ज्यादा हलकों में 2018 में एवरेज 8 से 10 हजार डबल टप्पा था। ये रिवाज पहली दफा वहां से पड़ा। ठीक, अल्लाह खैर करे। मैं आपकी बात का जवाब आने से पहले एक बात करना चाहता हूं जो खुश आयद है। ठीक, अपोजिशन और हुकूमत ये दोनों जमहूरियत के लिए लाज़िम मलज़ूम, बिल्कुल सही, मुमकिन ना है। जैसे एक फिल्म में हीरो होता है, एक विलन होता है, उसके बगैर फिल्म नहीं मुमकिन नहीं। ये जमहूरियत का मिजाज है। उसमें होता क्या है, वो यजीद हुसैन का रिश्ता नहीं होता। हक और बातिल की जमहूरियत नहीं होती। हुकूमत में होता है आप कुछ ठीक है, कुछ हम ठीक है, बस चलो। ठीक, जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ था और उस वक्त अगर अपोजिशन में खान साहब बैठ जाते, पंजाब न टूटता, KP न टूटता, फेडरल गवर्नमेंट, उनकी पोजीशन स्ट्रांग, लेकिन वो बाजी हो गया। सर आप आगे चले। नहीं, मैं उस तरह बताऊं, उस वक्त अपोजिशन में न बैठे, अब बैठ रहे हैं, तो वो मुझे ख्याल आता है, हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा ना होना, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। है ज़ूद पशेमा का पशा। लेकिन मैं आज भी कहूंगा, मैं मुबारकबाद दूंगा अगर अपोजिशन में बैठते हैं तो। अगर जायज एहतजाज करते हैं मैं खुश हूंगा। देखिए बड़ी फोर्स के साथ वापस आए। नहीं, मैं कहता हूँ मैक्सिमम वोट तोड़ दी, जब आए, जब लीडर उनके जेल में, तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन जब ये दाखिल हुए इसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ा, ठीक ठाक लड़ा। उन्होंने सामने इनसे कहा है कि हमसे ज्यादा वोट लिए, हमने सबसे ज्यादा, हम सफर गए, ये ज्यादा वोट ले गए। लेकिन आप आयरनी देखें ना, आयरनी, चलो आप निशान को भूल जाएं, लेकिन बुलाक तो है ना, क्या कोई बंदा इनके साथ बैठेगा? आप ऑफर तो करें। नहीं, मैं तो करना चाहता हूं। मेरी बात सुन लेना, ये होना चाहिए था, इतनी तो वर्किंग रिलेशनशिप होती कि बैठ जाते, लेकिन नहीं हुआ। देखिए जैसे मियां साहब ने अब जो है, मैं ये पार्टी को ऑफर की ना जी, जो पहली तकरीर थी, आप दोनों बड़ी तो आप पीटीआई को उन्होंने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने सबका नाम लिया था। जब उन्होंने मैनिफेस्टो की तकरीर की थी, मैं वहां बैठा था, उन्होंने उस वक्त भी कहा था, जब लाहौर में उतरे थे उस वक्त भी कहा था। मेरी ख्वाहिश आज भी है, मेरी ख्वाहिश है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलायंस बनता है, जो भी बनता है, मेरी जाती ख्वाहिश ये है, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर PTI जो है ये कबूल करती है कि हमने जमहूरियत सिस्टम में आना है, उनके साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए जिसकी दोनों शक्लें मुमकिन है। दोनों, एक ये है कि जैसे हर मजलिस अपोजिशन होती है वो हो, या अगर नहीं है तो नेशनल लेवल पे मिनिमम एजेंडे के ऊपर अगर ये सारे मिलकर हुकूमत बना लेना, ठीक है, मुझे खुशी होगी, कौमी गवर्नमेंट में मुझे खुशी होगी। बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगा। वैसे ये जो सूरत हाल है डॉक्टर साहब, इसमें मुल्क नहीं चल सकता। वैसे ऑनेस्टली मैं मादा चाहता हूं, अगर आप सड़कों पे होंगे, आप सिस्टम को नहीं मानेंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो ये नहीं चल सकेगा। और आप अकेले गवर्नमेंट भी नहीं बना सकते, आपको किसी न किसी सियासी जमात के साथ बैठना पड़ेगा, या किसी सियासी जमात के साथ बैठ जाएं, या फिर इनके साथ राब्ता करें, मुलाकात करें, ताकि कुछ चीजें फाइनल हो सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने अभी पिछले से बात कर रहे थे सबसे कि आप कह रहे थे कि वो जो हीरो और विलन का है, देखिए हीरो विलन में एक अच्छा एक बुरा किरदार होता है, ठीक है, मैं समझता हूं ये नहीं है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का ताल्लुक जो है ना, ये पतंग और हवा का है। जिस जगह पे हवा ना हो वहां पतंग उड़ नहीं सकती। तो जिस लिहाज से जो पतंग होती है ना, जो हवा होती है, वो ऑपोजिशन होती है। सो इट इज द विंड बीनीथ द विंग्स। It can take you up. The stronger the wind, the higher you go. अगर आपके अंदर वो सलाहियत है, अगर सलाहियत नहीं है तो हवा आपको उड़ा के ले जाती है। ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि आपने कहा कि हम इनके साथ मिलकर नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो आइडियोलॉजिकल सियासत करती है।
हमारी जो आइडियोलॉजिकल सियासत है, अगर इस वक्त अगर हम स्क्रीन पर देखें, कैनवस, पॉलिटिकल कैनवस पे देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद है जो लेफ्टिस्ट के लिहाज से है। बाकी सारे पीपल्स पार्टी जो है वो मिडिल के राइट लेफ्ट दोनों तरफ खेल रही है, लेकिन मिडिल में है या उससे ज्यादा राइट पे है। बाकी ये सारी जमातें राइट ऑफ द मिडिल हैं। ठीक है, मे बी बाज जमातें जरा ज्यादा राइट पर है। तो अगर इस सारी जमातें इस तरह होती है, अमेरिका में चले जाए दो एक्सट्रीम है सर, रशिया के दो एक्सट्रीम है, देखिए इंडिया के अंदर 3-4 एक्सट्रीम है। ऐसा होता है कि आप कभी ये नहीं देखेंगे कि जो एक्सट्रीम वाली होती है आप इसमें मिल के बैठ के काम कर रहे हो, वो नहीं होती। आपको अपनी आइडियोलॉजी को मेंटेन करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-35 सालों में यही होता रहा कि आप अपनी आइडियोलॉजी को मेंटेन नहीं करते थे, क्योंकि आपकी सियासत जो थी ना वो इख्तिदार की सियासत थी, वो आइडियोलॉजी की सियासत होती है ना। इख्तिदार में अगर आपने नहीं आना तो अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप? देखिए, आप अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे इख्तिदार पे आते हैं, आप इख्तिदार के लिए सर उसके लिए आपको नेशनल असेंबली में बैठना पड़ेगा। अगर आप असेंबली में नहीं बैठेंगे तो आप इख्तिदार तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस तरह होता है कि एक ऑनरेबल जो मुल्क होता है ना, अगर आप ब्रिटिश हम फॉलो करते हैं ना, आप ब्रिटिश की हिस्ट्री देख ले, वहां पे 3-3 महीनों बाद भी एक असेंबली जो थी अपने आप को डिसॉल्व करके चली जाया करती थी, और उसमें री इलेक्शन होते। सर आप 2002 में, आप 2022 में कर देते। मैं कर लेना, मैं देखे ना, हमने किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इलेक्शन कराओ, 14 मई को कोई इलेक्शन हुए। सवाल उठता है कि उन लोगों ने जिन्होंने नेशनल असेंबली से ये रेजोल्यूशन पास की थी कि हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का और आइन का इस्तेमाल नहीं किया था, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अगर उनको सजा ना भी दो, एटलीस्ट उनको कम से कम नेम एंड शेम तो होना चाहिए। कम से कम कहते हैं माजी को तो ठीक कर लें, माजी को ठीक करेंगे तो हाल और फ्यूचर ठीक अभी करते हैं माजी को ठीक। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा ना अभी पीटीआई लेफ्ट की है, लेफ्ट साइड पे है। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये कहूँगा कि गालिबन ये सही नहीं है। जो आदमी भी मजहब और रियासत मदीना का नाम लगाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि ये ठीक कह रहे होंगे, वो आदमी लेफ्ट पे नहीं हो सकता। ये एक पॉलिटिकल साइंस का इशू है एक, तो लिहाजा हम इनको, जैसे मैं हूं ना, हम कहते हैं एज ए स्टूडेंट कि शायद हमारी पार्टी राइट ऑफ द लेफ्ट है, ये शायद उससे भी आगे हैं, तो तालिबान खान के करीब पहुंच जाते हैं। एकेडमिक बात है, मेरा इख्तलाफ हो सकता है। दूसरी बात, आइडियोलॉजिकल जमात है, मंशूर सारे उठा के देख लें, एक जैसे हैं सब पार्टियों के। सही बात है। अच्छा, मैं अब अपने बारे में भी कह रहा हूं, एक्टर एक जैसे हैं। इनकी पार्टी में तो ये हुआ कि तमाम पार्टियों के जो लूटे थे वो इकट्ठे हो गए। अब वो उनमें से तो आप भी ले ही जा रहे हैं ना। हम ले जा रहे हैं, हम तो ले गए ना, हम तो पहले बदनाम है ना यार, हम तो मतलब हमारे गए हम लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो लोगों पे तो भाई हमने तो कायम रियल पॉलिटिक्स करते। मैंने कब क्या कहा आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वो जो कह रहे हैं वो लूटे अगर उनके लिए, चलो सुने ना, आइडियोलॉजिकल पार्टी लूटे नहीं लेती ना, हम तो रिवायती सियासतदान है, हम तो कहते हैं। तीसरी बात यह है कि आप पीछे लड़ते रहना है तो लड़ते जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ना है तो बढ़ जाते हैं। मैं इसलिए कहूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, बशमूल अपनी से, ठीक है, और इनसे दरखास्त कर सकते हैं। मिन्नत सुने ना सुने हो तो बादशाह लोग हैं, मिन्नत के अलावा काम कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में वो नहीं आएंगे ना, ठंडे दिल से अभी सोचे ना बैठ के पिछले 3-4 साल, वैसे लाश ही नहीं कहे, कोई शक नहीं, हो गया पाकिस्तान को उससे। सुने, आगे भी होगा। कायनात वक्त से नहीं कोई लड़ सकता। वायलेंस एक्सट्रीमिज्म का अंजाम तबाही के अलावा कहीं नहीं निकला, खवारिज से लेकर आज तक। ये बात ठीक है। मैं इनसे भी कहूंगा, अपनी पार्टियों से भी कहूंगा, मिनिमम एजेंडे के ऊपर मिसाक कर लें, मिसाक करें। और मैं आपको पता है, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कही इमरान खान को, ये बात आसिफ अली खान जरदारी ने कही, बिलावल भुट्टो ने, और मैं हर प्रोग्राम में 4 साल से कह रहा हूं, आज भी कहता हूं। हम अकेले, मियां नवाज शरीफ ने कई दफा कहा है, मैं भी कहता हूं, हमारी अकेली पार्टी, हम मुल्क के शायद मिसाल के मुतहम्मिल नहीं। दुनिया में किसी जगह अकेली पार्टी कुछ नहीं कर सकती, सारे बैठे लेनी है। मिनिमम आपके पास सवाल छोड़ के जा रहे हो कि अब ये गवर्नमेंट जो बना रहे हैं, अगर इमरान खान साहब उसको नहीं मानते तो आप चलाएंगे कैसे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे बैरिस्टर साहब ये फरमाएं, अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो ये गवर्नमेंट जो आप बना रहे हैं सर चलेगी कैसे? वही कुछ होगा जो 13 से 18 में हुआ, रिप्ले होगा, ये होगा नहीं। अब सड़कों के ऊपर तो नहीं, देखो इलेक्शन है ना, अभी शुगल है, महीने 2 में हफ्ते में ठीक हो जाएगा, मेरा ख्याल है। ठीक है, होगा क्या?
ये पोजीशन में बैठेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। गालिबन इनको भी अंदाजा हो गया, अगर आज गौहर साहब ने कहा है, हमारे दोस्त हैं बड़े कि हम पोजीशन में शायद बैठेंगे, इसका मतलब उनको भी समझ आई कि पोजीशन में बैठा जा सकता है। ठीक, सिस्टम के अंदर आएंगे ना, फाइन, बिस्मिल्लाह, शोर करते रहे, एहतजाज करें, उनका हक है, जमहूरियत वो इसमें शोर होता है कि माशाल्लाह थोड़ी तो शोर। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब छेड़छाड़ लगती है जमहूरियत में। और ये जो 80-90 बंदे हैं ना, अगर ये जमहूरी रास्ता इख्तियार नहीं करते, ये सुकड़ के 40 रह जाएंगे। 50 किधर जाएंगे जी? बस मैंने बता दिया, किधर जाएंगे? अगर जमहूरियत रास्ता इख्तियार करेंगे, ये रहेंगे। तो 50 किधर जाएंगे यार? मैं बताऊं, 12 तो उनमें हमारे हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिए थे। अच्छा, वापस आ जाएंगे? वो आ जाएंगे, आ गए। अच्छा, बाकी रह गए, कुछ चले जाएंगे हमारे साथ, ठीक है, कुछ चले जाएंगे पीपल पार्टी के साथ। शायद हमसे ही गए थे, पीपल पार्टी से ही गए थे उस वक्त, वोट नहीं थे। अच्छा, तो और दरमियान में कोर रह जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके नाम से नहीं, इमरान खान के नाम से मैं कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। लेकिन निकल सकेंगे, मैं बता रहा हूं। छोड़ो, मैं आपको बताऊं, मैं आज भी ये कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ये जमहूरी रास्ता इख्तियार करें, जमहूरियत अपोजिशन में रहें, मजबूती से चलाएं, हमारी हुकूमत बने, हमें ये रोकें गलतियों से, हमारी इस्लाह करें, मिलजुल के चलें। हमारी साहब, वैसे बात ये दुरुस्त है, आपके जो लोग हैं इनके साथ राब्ते में है, मैं बिल्कुल 21 लोग तो अभी भी राब्ते में है। मैं मैसेज दिखा सकता हूँ आपको, ये सही कह रहे हैं। तो ये ना हो कि आप अकड़ जाएं और अपनी पार्टी से भी जाएं और इन लोगों से भी जाएं। देखिए, वो इस तरह है कि अगर कोई अपने वो बदलना चाहता है, लॉयल्टी बदलना चाहता है, और ख़ास तौर पे जैसे वसीम ने अपने आप को इतना बदनाम कर दिया है कि उन्होंने एक तो अल्लाह ताला से वर्ड ऑफ ऑनर किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके हल्फ दिया था, उन्होंने हल्फ दिया था ना अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके, और देन ही रिट्रैक्टेड फ्रॉम दैट थिंग। अच्छा, उसके पस मंजर में हमें मरियम नवाज साहिबा का वो तकरीर भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोटों की जगह जो होती है बाथरूम होती है, और फिर वही लोटा उनके साथ खड़ा तस्वीर खिंचवा रहा था। सो व्हाट डू यू इंप्लाई विद दैट? लेकिन मैं एक सवाल, आपने देखिए, ये खत्म होनी चाहिए। इधर ही से मैं समझता हूँ ये होनी नहीं चाहिए, लोटों की सियासत ही नहीं होनी चाहिए। हम मुझे ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने किया था, गलत किया था, आज अगर कोई और करे वो भी गलत कर रहा है, आज बल्कि उससे ज्यादा गलत कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने बात बताया कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सियासत है, अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो लेफ्टिस्ट नहीं राइटिस्ट होती। देखिए, राइटिस्ट बेसिकली थी ये जो मजहबी पार्टी। एक मिनट है, ये बेसिकली जो अंग्रेजों का हुआ था ना, जिसमें क्लर्जी जो था, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो लेफ्टिस्ट थे बेसिकली। उन्होंने सबसे बड़ी चेंज लेकर आई थी। जो चेंज होती है ना, उसको आप लेफ्टिस्ट कहते हैं। जब आप स्टेटस को चेंज नहीं, आप मिड में, सर दुनिया जब मिड में खड़ी थी ना, तो एक साइड पे रशिया था, एक साइड पे वेस्ट था। तो राइटिस्ट उनको कहते हैं कि जो प्रोग्रेस करने वाले लोग होते हैं और मजहबी होते हैं। सर चेंज, और जो मजहब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको, और राइटिस्ट वो होते जो बेसिकली स्टेटस को के साथ रहते हैं। और चूंकि पहले जो थी ये क्लर्जी के साथ वो सारे होते थे, तो उसी वजह से ये राइटिस्ट आई थी। लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो चेंज लेकर आते हैं। कहां से लिए? लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो चेंज लेकर आते हैं। ये जनरली वो चीज है, ठीक है। और उस वैसे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि शो है और अब इसका पता नहीं क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये गलत है, देखिए माफी चाहता हूं। चेंज अगर कर सकते हैं, अगर मेरी इंटरप्रिटेशन, नो राइट, देखिए अल्लाह के नबी होते हैं, देखिए चेंज लेकर आता है। देखिए कुरान ने कहा है कि वस्त पे चलता है, नबी चेंज लेके आया है। नबी कुरान ने कहा नबी उम्मत वसत है, नबी ने कहा मैं दरमियान में चलता हूं, लेफ्ट के नहीं। स्टेटस को चेंज कर दिया था उन्होंने, नबी तो कहता है राइट से खाना खाओ, को चेंज कर दिया था। उस चेंज की वजह से होता है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन नंबर 2, एक मिनट है जो अगर मैंने गलत कहा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन चेंज की है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इमरान खान जो रियासत मदीना की बात करते हैं ना, वो बेसिकली उनके 2 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। वो 2 प्रिंसिपल्स क्या है? एक, रूल ऑफ लॉ। नंबर 2,
रियासत एज अ वेलफेयर स्टेट जो अपने गरीबों में ये होता है। नहीं, एक मिनट है, ये करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक मिनट सर, मेरी पढ़ना नहीं चाहता, ये देखें, हाथ जोड़ करना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को साइड पे रखें। ये सियासत है, और सियासत में ये कि लोग हल्फ उठा के पार्टियां छोड़ रहे हैं, इसको रियासत मदीना के साथ न जोड़े आप। नहीं, मैं बिल्कुल जोड़ेंगे, आपको भी शर्मिंदगी होगी, मुझे भी शर्मिंदगी होगी, सुनने वालों को भी शर्मिंदगी होगी। हम उसके करीब भी नहीं है, हम उसके करीब भी नहीं है। एक मिनट मुझे आखिर में चाहिए, काटना नहीं, फिर मुझे खत्म हो गया, फरमाइए। अच्छा, बात ये है, मैं एक चीज कर लूं ना, आखिरी जो है ना वो जो उसमें देखिए, अब जो बात आ जाती है ना, जब हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात करते हैं, देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखें जो साइफर के उस केस में हुआ था, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक नोट लिखा था। उस नोट में उन्होंने कहा था कि जो वो क्या होता है, ये क्रेडिबल इलेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उसकी क्या निशानियां हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो इस इलेक्शंस को देखें, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ये वही शुरू में क्या चुका हूं, मुतनाज़ा है। पहली बात यह है कि कुरान मजीद ने नबी के बारे में कहा है कि उम्मत वस्त होती है। आप भी मजहबी गुफ्तगू नहीं, वो मेरी लाजिम है कि वो मुझे लोग कहेंगे कि मेरी इस्लामी शनाख्त है, वो कहेंगे आपने वाज़ेह क्यों नहीं किया। नबी के बारे में शर्किया, गरबिया, मशरिक, मगरिब किसी लिहाज से मुनासिब नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूं, रियासत मदीना का बनाने वाला था ना, एक ही था। नहीं, शुरू कहां से किया था उसने? लबेस्ता उम्र, मैंने तुम्हारे अंदर उम्र गुजारी है, मेरा किरदार देखो। और आज जो रियासत मदीना का नाम लेता है ना, जब उससे किरदार बात है, वो कहते हैं मेरा माजी ना देखो। वो क्या कहते हैं? लबेस्तु फीकुम उमरन, मैंने तुम्हारी उम्र गुजारी है, कोई उंगली तो उठाओ। जमीन आसमान का फर्क है। हमें पॉलिटिकल साइंस में रहना ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के साथ ही हल करना चाहिए, मजहब को उसमें नहीं आना चाहिए। मैं बहरहाल दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा आपने, बल्कि आपकी पूरी पार्टी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, और इस वक्त सबसे ज्यादा अददी तौर पे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक तो आपका हक है और आपको ये हक मिलना चाहिए, लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या आप कौमी असम्बली में आएंगे या नहीं आएंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिल्कुल इंशाअल्लाह। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुबारकबाद का, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इलेक्शन से पहले भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए और इक्वल कवरेज दी। मैं अपने हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मर्दान का, खैबर पख्तूनख्वा का, सबका। पंजाब से जिस तरह से सपोर्ट किया है इमरान खान साहब को, और मेजॉरिटी सीटें हमें मिली हैं। बाकी अब फॉर्म 47 और 45 का कजिया है, सबको पता है कि सुबह तक हम जीत रहे थे, और उसके बाद वही हुआ जो होता है कि सारी लिंक्स डाउन हो गए, और फिर जो है वो कहानी कोई और हो गई। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कौम खड़ी हुई है, मैं एहसानमंद हूँ खासकर अपने मर्दान के लोगों का कि उन्होंने जितनी बड़ी तादाद से वोट डाल के मुझे जिताया है, यानी कि सोच भी नहीं सकते थे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम लेंगे मर्दान जैसे शहर में, जहां 1 लाख वोट माजी में किसी ने नहीं लिए, और फिर उसमें 68 या 70 हज़ार की लीड। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुश्किल हालात में जब लीडर जेल में था, बल्ला ले लिया गया, जेलें ऊपर से सिर्फ 14 दिन की कैंपेन, 14 दिन की कैंपेन में मर्दान ने मुझे 100 जलसे दिए, 100 से ज्यादा। मैं एहसानमंद हूँ मर्दान का, शायद ये कर्ज मैं कभी ना चुका सकूं, अपनी कोशिश करूंगा। कौमी असम्बली में यस हम आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में एक पार्लिमानी जदोजहद शुरू हो रही है। मेरी दुआ है कि खान साहब भी निकलें और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में आके पाकिस्तान की जो सियासी जद्दोजहद है, जो पाकिस्तान को एक ट्रैक पे डालना है, उसमें हम किरदार अदा कर सकें। हाँ, वो हल्के जहां हमारा वोट चुराया गया, जहां मैंडेट चुराया गया, जहां फॉर्म 45 और 47 में फर्क है, चौधरी साहब वहां पे एहतजाज पुरअमन होगा और अदालती जंग भी लड़ी जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट में अब हमने आना है और वहीं से अब आगे पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें अब ना अली साहब क्योंकि ये खबरें निकल रही है ना, आपकी पार्टी के कुछ लोगों के से निकल रही हैं खबरें, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम कौमी असम्बली उस वक्त तक ना जाएं जब तक ये जो मुतनाज़ा हल्के हैं उनका नतीजा नहीं निकलता, और अगर वो नतीजा निकलेगा तो हम कौमी असम्बली चले जाएंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं चलेंगे। ये एक नैरेटिव आ रहा था पार्टी की तरफ से, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर कमेटी में भी आज इस पर गुफ्तगू हुई है और क्लियर कट
कोर कमेटी की तरफ से भी यही डायरेक्शन है और मेरी जाती भी ये राय है कि माजी में हमने पार्लियामेंट से दूर रह के, उस इस्तीफे की भी मैं हक में नहीं था, लेकिन वो एक डिवाइडेड ओपिनियन था। पार्टी का फैसला जब आ गया हम सब उसके साथ फिर खड़े रहे, क्योंकि आप पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैं इस्तीफे के हक में ना पहले था ना अब हूं, और ना पार्लियामेंट से दूर रहने के, क्योंकि कौम ने हमें पार्लियामेंट के अंदर जाके सियासी लड़ाई लड़ने का कहा है। इसकी वजह यह है कि रोड पे आप चाहे कुछ भी कहें, अली मोहम्मद वो 9 अप्रैल की स्पीच चाहे पाकिस्तान के हर गली में करता, वो असर ना होता जो पार्लियामेंट की स्पीच का है। तो पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट का अपना सबसे कलीदी रोल है। हाँ, पुरअमन एहतजाज का रास्ता मौजूद है। जिस हल्के में हमारे वोट चोरी हुए हैं वो एहतजाज हमारे लोग कर भी रहे हैं और मजीद भी करेंगे। ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे, अदालती लड़ाई भी होगी, लेकिन ये चौमुखी लड़ाई है चोई साहब। अदालत में भी होंगे हम, रोड पे जहां जहां जरूरत होगी, लेकिन पार्लियामेंट में हमना है, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पे जाके बहुत अच्छी बात है अली मोहम्मद खान साहब, आवाज भी रख सकते हैं और इमरान खान साहब की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं। ये स्पिरिट नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, आपको कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपनी गलतियों का अंदाजा कर ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर 2022 में जो पोजीशन थी आपकी कौमी असेंबली में 125 सीटें थी, आज वो 92 पे आ गई हुई हैं। आपकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, अब आप अपोजिशन में बैठेंगे। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट थी, अब आप दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके अलावा कश्मीर के अंदर हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी। अगर आप असेंबलियों का से बाहर ना निकलते, अपनी गवर्नमेंट्स ना तोड़ते, तो आज आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होती। तो मेरा ख्याल है आपने माजी की गलतियों से अब सीख लिया। जी साहब, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जहां कुछ गलतियां हुई हैं वहां बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हुई हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि आज पूरी कौम का एक बयानिया है, और वो बयानिया है कि हमने किसी भी सूरत में पाकिस्तान को गैरों के इशारों पे नहीं चलाना। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। पॉलिटिकल डोमेन में पॉलिटिकल प्लेयर्स खेलें, एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक डिफाइंड रोल होना चाहिए। इस सारी चीजों पे अवाम ने जो फैसला दिया है, मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि 125 था, अब 93 है, लेकिन ये 93 नहीं है। इसमें अभी खवातीन के वोट नहीं है, सीटें नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसका एक फैसला करना है, वो भी आ जाएंगी। और हमारे तकरीबन आधे के करीब तो हमारी सीटें वो हैं जो फॉर्म 45 में हम जीत गए हैं। फॉर्म 47 में हमारे साथ धांधली हुई है, बहुत सी सीटें हमारी अभी जो है इन बैलेंस हैं, उस पे हमारी वो एक पोजीशन है, वो लड़ाई हमारी रहेगी पॉलिटिकल, अदालत के अंदर और पॉलिटिकल, लेकिन हम अपना मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक आपने कहा कि पंजाब में पोजीशन, मैंने आज तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में खड़े होकर ये बात की है प्रेस टॉक में कि सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब से मैंने दरखास्त की है कि आप अपना एक आई रोल प्लीज प्ले कीजिए, और मरकज में, पंजाब में और पश्तूनख्वा में जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात है, जिसका हक बनता है, वह तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं। हमारा हक है कि हमें मरकज में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सदर साहब कर सकते हैं वैसे, और अगर सदर साहब करते हैं और आप वफाक में गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या बाकी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि आप इसके बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे? देखिए, मेरी इस पे अब दो चीजें हैं। नंबर 1, अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, हालात अभी बदल रहे हैं, अभी हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई, पार्टी का भी हमने फैसला करना है, उस पर डिस्कशंस हैं। कोर कमेटी की आज भी उसका इजलास हुआ है। जब हमारा ये फैसला हो जाएगा तो रिजर्व सीट्स भी आ जाएंगी, तकरीबन हम 100 के वैसे भी करीब हैं, 100 से ऊपर फिर ये चला जाएगा इंशाल्लाह। और साथ में फॉर्म 45 का इशू भी है, वो भी अगर हल होता है और अदालत से रिलीफ मिलता है तो हम तो बहुत बड़ी अक्सरियत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन छोटी जमातों के साथ, जिसमें माजी में हमने काम किया है, उनके साथ बात हो सकती है। 2 बड़ी जमातें, मेरी जाती राय ये है, और मेरे ख्याल में पार्टी में भी इस पे काफी कंसिडर्ड ओपिनियन पाया जाता है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये 2 वो जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ जिहाद करना, मैं समझता हूं उससे फिर थोड़ा अजीब सा ही लगेगा, और नून लीग के साथ मिलकर तो हुकूमत बनाने से फिर बेहतर हम सियासत ही छोड़ दें। तो ये दोनों जमातें, मुझे नहीं लगता इनके साथ मिलकर कोई बात आगे बढ़ेगी। बाकी जितनी जमातें हैं उनसे बात हो सकती है। हाँ,
अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने पिछले के कामों से तौबा कर ले, तौबा ताइब हो जाए और वो कौम से माफी मांगे कि हम कभी भी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर पाकिस्तान पे जमहूरियत पे शब खून नहीं मारेंगे, हम कोई दूसरी दोबारा किसी बैरूनी मुदाखलत को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मिलकर छांगा मांगा सियासत नहीं करेंगे, हम अब उसूलों की सियासत करेंगे, फिर बात हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है जरदारी साहब ने, अमीर साहब ने करना नहीं है। लेकिन उसमें अली साहब दूसरी पार्टी भी आपसे मुतालबा कर सकती है कि आप 9 मई पे कौम से माफी मांग लें, आपने जो अदम एतमाद की तहरीक को रेजिस्ट किया था आप उस पर माफी मांग लें, जो पुराने आपके ख्यालात थे उससे माफी मांग लें, वो बहुत सारे मुतालबात दूसरी तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया और आपने ये कहा कि हम कौमी असम्बली में जा रहे हैं। मैं इसको खुशान समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के अंदर वापस आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप गवर्नमेंट बना लेते हैं, छोटी पार्टीज के साथ बनाते हैं या अकेले बना लेते हैं, लेकिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई है, तो फिर वो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? नहीं, आपको किसने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं? हम एस्टैब्लिशमेंट का जो एक पॉलिटिकल रोल है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी हमारी अपनी मुल्क की फौज है। और इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। अगर एक मुल्क से आप उसकी एक ताकतवर फौज हटा दें तो मुल्क में फिर दिफा के लिए रह क्या जाता है? तो उनकी तो एक मुसलमा अहमियत है, लेकिन कुछ चीजों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि एक उसूली मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, वो अपनी जगह है। लेकिन ये आपको किसने कह दिया कि खुदा न खास्ता, मैं क्लियर बात करता हूं, आपने एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज यूज किया, मतलब आपका वही है। फौज के खिलाफ कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? और जब खान साहब ने खुद बतौर वज़ीर आज़म और बतौर एक्स वज़ीर आज़म खुद ये बात की कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, मैं समझता हूं इन चीजों से अब आगे बढ़ना चाहिए। अब मुल्क को एक पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तरफ लेके जाना चाहिए। 8 फरवरी अल्लाह ने एक मौका दिया कि मुल्क 9 मई और इस तरह की चीजों से आगे जाए। हमने कैटेगोरिकली कहा कि तहरीक इंसाफ कभी भी 9 मई में बतौर जमात मुलविस नहीं रही, हम उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब का एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी वो बाहर से एक स्पॉन्सर्ड थी, वो एक मुदाखलत थी। और जो साइफर वाला इशू था, लोग कहते थे साइफर नहीं है, साइफर साबित हो गया कि साइफर था, उस पर जो सजा मिली बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सारी चीजें पॉलिटिकली हल हो सकती हैं अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। वक्त आ गया है कि हम चीजों का पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, इन चीजों का और कोई नॉन पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं दोबारा आपको अप्रिशिएट करूंगा कि यही वो सोच है जिससे पाकिस्तान आगे चल सकता है और पार्टी भी आगे चल सकती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।